दोस्तों नमस्कार। सत्ता की धड़कनें बढ़ी हुई हैं और जब सत्ता की धड़कनें बढ़ जाए तो फिर देश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलते हैं। और मौजूदा वक्त को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो राजनीतिक घटनाक्रमों का बदलना शुरू हो चला है। और आने वाले वक्त में इस देश के भीतर क्या कुछ नए तरीके से घटित होगा, शायद इसका इंतजार इस देश को अभी करना है। लेकिन बड़े फैसले और शायद बड़े परिवर्तन, इस दिशा में देश बढ़ने लगा है। और जब धड़कनों को पढ़ना शुरू कीजिएगा या उन्हें सुनने की कोशिश कीजिएगा तो यह कोई आसान सवाल नहीं है कि जिस महिला आदिवासी को इस देश के राष्ट्रपति के पद पर देश के प्रधानमंत्री छाती ठोक कर लाए, उसी राष्ट्रपति महिला आदिवासी को लेकर विपक्ष एकजुट है और निशाने पर देश के प्रधानमंत्री और नई संसद के उद्घाटन का सवाल है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को लेकर जब इस देश की राजनीतिक सत्ता ने ठान लिया तो उसने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी आईना दिखाने की कोशिश की है। और यह कोई आसान बात नहीं है कि कर्नाटक में चुनावी जीत मिलने के बाद वहां की कांग्रेस सरकार ने ठान लिया कि जो भी फैसले बीजेपी के सत्ता के दौर में कर्नाटक में लिए गए वो सारे फैसले बदले जाएंगे। और ना सिर्फ बदले जाएंगे बल्कि जो योजनाओं पर जो पैसा अभी तक जा रहा था वह योजनाएं भी रोक दी जाएंगी। और जिस फैसले पर इस देश के भीतर कानून बन गया, चाहे वह गो हत्या का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो और चाहे हिजाब का ही मसला क्यों ना हो, वहां की सरकार उसे भी पलटने को तैयार हो चली है। राजनीतिक घटनाक्रम आपको इस दौर में सत्ता और विपक्ष के बहुत तीखे तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सवाल पहली बार उसके आगे का है। आगे का सवाल इसलिए है क्योंकि हर कदम 2024 की दिशा में जा रहा है। और अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इस दिशा में कांग्रेस जीत की राह निकल पड़ी तो 2024 के परिणाम का इंतजार कौन करेगा। और विपक्ष की एकजुटता का सवाल भी कितना गौण हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। यानी चाहे अनचाहे 2024 से पहले के 3 राज्यों के विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हैं या बीजेपी के लिए हैं? जी नहीं, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, जिनके अपने उस तस्वीर के अक्स तले हर कोई छुप जाता है जो आरएसएस से आता है, जो बीजेपी के भीतर उनके लिए कवायद करता है। तो क्या यह माना जा सकता है कि यह 3 राज्यों के चुनाव को लेकर धड़कनें मौजूदा वक्त में सत्ता की इसलिए बढ़ी हुई है कि अगर वहां पर जरा सा भी खेल हो गया और बीजेपी चुनाव हार गई, यहां तक कि मध्य प्रदेश उसने गंवा दिया, तो फिर इसके बाद 2024 की दिशा में कांग्रेस के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। क्योंकि इन तीनों राज्यों में बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी यह कहें यही हमारे नेता हैं। जी नहीं, राजस्थान में वसुंधरा राजे कोई खेल गहलोत के साथ मिलकर कर सकती है क्या? मुश्किल सवाल है, लेकिन कर सकती है क्या, यह पूछने पर कोई भी कहेगा अगर तरजीह नहीं मिलेगी बीजेपी के भीतर और बीजेपी उन्हें नेता के तौर पर सामने नहीं लेकर आएगी तो खेल तो हो सकता है। और इस खेल के परिप्रेक्ष्य में आपके जहन में राजस्थान को लेकर सचिन पायलट का नाम भी आएगा। तो क्या सचिन पायलट भी कोई खेल कर सकते हैं? हालांकि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है, बातचीत शुरू है और माना जा रहा है कि किसी बात पर सहमति होनी चाहिए। लेकिन फिर अगला सवाल है कि इस देश के भीतर जब बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर सवाल उठने लगे हैं चुनावी दौर में, तो फिर उनके साथ कौन खड़ा होगा? और इस कयास के साथ यह जोड़िए कि तेलंगाना में भी इसी बरस के आखिर तक में चुनाव होना है, यानी 4 बड़े राज्य। तो क्या ऐसी परिस्थिति लाई जा सकती है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि लोकसभा चुनाव भी एक साथ करा दीजिए, कुछ पहले लाकर, यानी 6 महीने पहले क्या लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं? यह कयास है।
लेकिन धड़कनें जब बढ़ी हैं तो उसमें सबसे बड़ा सवाल यही हो चला है, इन तीन राज्यों पर केंद्रित हुआ जाए या फिर इन तीन राज्यों के जरिए राजनीतिक घटनाक्रम को नए तरीके से इस देश के सामने रख दिया जाए। क्योंकि कर्नाटक में आदिवासियों की सुरक्षित सीट में एक भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई और इस देश के राष्ट्रपति जो कि संयोग से आदिवासी महिला है, उनको लेकर सवाल विपक्ष एकजुट होते होते अब एक पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री इस मौके को गंवाएंगे नहीं। जब आजादी के बाद पहली बार इस देश का संसद भवन, उसका उद्घाटन और उसकी पट्टिका पर लिखा होगा कि उसका उद्घाटन इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 में किया था, यह तो हमेशा के लिए रहेगा। तो इस पट्टी से नाम प्रधानमंत्री क्यों हटाना चाहेंगे? और खास तौर से तब जब इस देश के भीतर लगातार सवाल हैं कि राज्य दर राज्य बीजेपी को हार मिल रही है और बीजेपी के पास जो राज्य हैं उसमें दो छोटे राज्य हैं, एक गोवा है और एक असम है। और जिन तीन बड़े राज्यों का जिक्र होता है उसमें भी एक छोटा राज्य उत्तराखंड है। तो जो दो बड़े राज्यों का जिक्र होता है उसमें एक गुजरात है, गुजरात पूरी तरह मोदी की प्रयोगशाला है, और दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश है जो पूरे तरीके से योगी की प्रयोगशाला है। और इससे हटकर जब जिन राज्यों का जिक्र कीजिएगा, मौजूदा वक्त में तो मध्य प्रदेश के भीतर बीजेपी की सत्ता नहीं है, वहां पर तो शिवसेना की सत्ता भी नहीं है। वहां तो शिवसेना के टूटे हुए धड़े के साथ मिलकर सत्ता बनाई गई है जिसमें 4 छोटे छोटे दलों को भी शामिल किया गया है। और जिनको तोड़ा गया या जिस सत्ता को हटाया गया वो कितना गैरकानूनी है, इसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के भीतर भी कमोवेश यही स्थिति, क्योंकि 2018 के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश ने बीजेपी को चुना नहीं, वह तो कांग्रेस के भीतर एक धड़ा बिकने को तैयार था, दूसरी तरफ खरीदार भी तैयार था। लेकिन 2023 के चुनाव में क्या होगा इसकी धड़कनें अभी से पढ़ी जा सकती हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निकली थी। तीसरा संयोग इस दौर में राहुल गांधी जो सड़क की राजनीति कर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की जो चकाचौंध की राजनीति है, इन दोनों के बीच गैप या अंतर इतना बढ़ गया है कि अब यह सवाल हो चला है कि दरअसल जब वोट बटेंगे तो 5 किलो अनाज पर बटेंगे या प्रधानमंत्री की चकाचौंध और ताकत पर बटेंगे। और अगर यह परिस्थिति आती है तो कुछ सवालों का जवाब तुरंत देना जरूरी है। जो नया बजट है उसमें प्रचार प्रसार के लिए जो 16 मंत्रालयों को कहा गया है कि आप जिस तेजी से पैसे को खर्च करना है कीजिए, इंतजार मत कीजिए न्यू फाइनेंशियल ईयर जो अगले साल आएगा, और जब अंतरिम बजट रखने की स्थिति में उस समय की बीजेपी सरकार होगी, क्योंकि अप्रैल में तो देश चुनाव में जा चुका होगा। लेकिन अगर उसको पहले कर देते हैं तो कम से कम प्रचार प्रसार की दिशा में तो बात आगे बढ़ जाए। यहां पर एक सवाल और हर जहन में है, अगर वाकई लोकसभा के चुनाव भी खिसक कर 2023 के आखिर में हो जाएं, तो क्या शाइनिंग इंडिया वाला हाल तो नहीं हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी का जो अटल बिहारी वाजपेयी का हुआ था? या तमाम स्थिति को देखिए, इंदिरा गांधी भी समझ नहीं पाई थी इमरजेंसी के बाद कि वह चुनाव हार जाएंगी, ऐलान हुआ 77 में और चुनाव हार गई। राजीव गांधी को भी इस बात की जानकारी उस रूप में नहीं थी कि बफोर्स मुद्दा इस देश में इतना बड़ा हो जाएगा जहां पर उनकी सत्ता चली जाएगी, जो कि 400 प्लस में जी रही थी, लेकिन चली गई। सवाल दो ही हैं, क्या पुरानी परिस्थिति पर मौजूदा मोदी सत्ता भी कोई बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में आ रही है? वो बड़ा निर्णय हो सकता है 6 महीने पहले चुनाव कराने की दिशा में ले जाएं, या हो सकता है इस देश को कुछ बड़ा देखने को मिल जाए जो राजनीतिक तौर पर मोदी सत्ता को कहीं ना कहीं ताकत दे दे। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले राजनीति की जो खटास मौजूदा वक्त में खड़ी हो गई कर्नाटक के बाद से, और इस देश के भीतर में उसके दायरे में अगर विपक्ष को टटोलना शुरू कीजिएगा तो विपक्ष के हर जुबां पर, हर नेता की जुबां पर एक ही नाम है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता यानी मोदी सत्ता अनडेमोक्रेटिक यानी अलोकतांत्रिक है। उसके तमाम निर्णय इस देश के संघीय ढांचे पर हमला हैं
और जिस तरीके से इस देश की स्वायत्त संस्थाओं का उपयोग राजनीतिक तौर पर किया गया, उसने इस देश के भीतर कुछ ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ा कर दी है जिससे लगता नहीं है कि ऐसी सत्ता इससे पहले कभी भी थी। इसके भी दो मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि अगर 6 महीने पहले चुनाव की दिशा में जिसके कयास अंदरूनी तौर पर लग रहे हों या सुझाव देने वाले सत्ता को सुझाव देने में लगे हों, मैसेज यह है कि इस देश के भीतर जो भ्रष्ट लोग हैं और ईडी और सीबीआई जिनकी फाइल बनाए हुए है, अगर उन सभी को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया जाए कटघरे में, तो फिर चुनाव के वक्त यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। और ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के भीतर शरद पवार, उनका पूरा कुनबा कभी भी मोदी सत्ता घेर सकती है। उद्धव ठाकरे को सीधे घेरना मुश्किल है, लेकिन इर्द गिर्द जो संबंधी हैं उन्हें घेरा जा सकता है। तेजस्वी यादव पर डोर डालना तो दूर, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन नीतीश को छूना मुश्किल है। अखिलेश यादव या मायावती, दोनों की घेराबंदी कभी भी हो सकती है। अभिषेक बनर्जी की तो घेराबंदी की शुरुआत हो गई, ममता बनर्जी को भी शारदा नारदा में कभी भी अंदर किया जा सकता है। हेमंत सोरेन भी कैसे बचेंगे? यानी राज्यों की परिस्थिति के भीतर जब टटोलना शुरू कीजिएगा तो अगला सवाल आपके सामने राहुल गांधी को लेकर भी आएगा। और यह भी सवाल आएगा कि जिस अखबार के चक्कर में वो फंसे हुए हैं और जिस ईडी फाइल और अदालत की बात का जिक्र बीजेपी करती है, क्या उनको भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है? ये सारे सवाल नहीं है, दरअसल यह सवाल 2024 या 2023 की दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर इसके बाद आगे की परिस्थिति में आप जाकर खड़ा होना चाहते हैं तो फिर 3 सवाल आपके सामने होंगे। कैबिनेट विस्तार इस दौर में रोका हुआ है, वो हो नहीं पा रहा है, एक मंत्री को बदला गया और इसके बाद कयास ये थे कि विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और आईटी मिनिस्टर। इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज भी देना है कि जो विवाद है उसको लेकर हम अपने अनुकूल कर रहे हैं। तो क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार की दिशा में अगर बढ़ते हैं तो फिर ये दिशा नए तरीके से धड़कनों को परिभाषित करेगी। और इसके साथ जुड़ा हुआ जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि दरअसल इस देश के भीतर में एक साथ चुनाव कराने की मनस्थिति क्या प्रधानमंत्री के जहन में अभी से रेंगने लगी है? हर दिशा को जीत लिया, लेकिन राज्यों में लगातार हार ने नया मैसेज दिया कि आप 2024, 2019 नहीं है और 2014 भी नहीं है। तब यहां से एक सवाल और आएगा कि जिन छत्रपों को आप साथ खड़ा किए हुए हैं उनके नाम भी तो ईडी की फाइल में है और वो डर और खौफ से आपके साथ हैं। उसमें नाम नवीन पटनायक का हो सकता है, जिनके खिलाफ खनन के मामले की फाइल कभी भी खुल जाए और मुश्किल हो जाएगी नवीन पटनायक को भी, और कहें तो बीजेडी को भी। दूसरी फाइल जगन रेड्डी की है, उनके खिलाफ भी जो मामले हैं, वो जमीन का मसला हो या खनन का मसला हो, वह फाइल भी कभी भी खुल सकती है। और तीसरी फाइल अकालियों को लेकर भी है, जो 4 मामले उनके खिलाफ हैं, वह फाइल भी तो कभी भी खुल सकती है। तो जो साथ खड़े हैं उनको खौफ है, जो विरोध में खड़े हैं उनके खिलाफ मामले हैं। और इस परिस्थिति में कांग्रेस शासित 2 राज्य और एक बीजेपी शासित जो कांग्रेस से छीना गया, उसके चुनाव हैं। तो एक झटके में जरा कल्पना 2 चीजों की कीजिए, बड़ा ही हाइपोथेटिकल एस्पेक्ट है, लेकिन अगर इन 3 राज्यों में मौजूदा कर्नाटक के बाद की स्थिति में कांग्रेस जीत जाती है तो क्या विपक्ष की जरूरत और विपक्ष की एकजुटता का सवाल भी 2024 के लिए बचेगा? नहीं बचेगा। और इसके समानांतर अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी तीखी राजनीति कांग्रेस और बीजेपी में हो रही है। बीजेपी जानती है, मोदी सत्ता जानती है कि छत्रप कोई बड़ा नियम इस देश का बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस बदल सकती है। छत्रपों की ताकत सिर्फ अपने राज्य तक सीमित है, लेकिन कांग्रेस की ताकत देश भर में है। और देश भर के भीतर जो उसको वोट मिलते हैं वो 12 करोड़ वोट यूं ही नहीं है, और वो बिखरे हुए वोट है, यानी एक विचारधारा कहीं रेंगती है। और राहुल गांधी इस दौर में जो जनता के बीच यह कहकर संवाद बना रहे हैं कि दरअसल जिस मीडिया के जरिए आप तक हमारी बात पहुंचनी थी उस पर तो नकेल सत्ता ने कस ली है। और शायद इसीलिए कर्नाटक एक नया राजनीतिक मॉडल 2024 से पहले जो उभार रहा है उसके असर नजर आने शुरू हो, उससे पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। दरअसल एक सवाल पूछा गया
कर्नाटक के भीतर और वहां के मंत्री का जो जवाब था, जो प्रियांक खड़गे हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे पूछा गया बीजेपी सत्ता को लेकर। उन्होंने कहा ऐसे हर आदेश और बिल की समीक्षा की जाएगी जो कर्नाटक की आर्थिक नीतियों को प्रतिगामी बनाता हो, जो बिल राज्य की छवि को धूमिल करें या फिर राज्य की आर्थिक नीतियों में उसका कोई इस्तेमाल ना हो, जो बिल किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता हो और असंवैधानिक हो, उन सभी की समीक्षा की जाएगी और जरूरत हो तो उन्हें खारिज किया जाएगा। किसी के जहन में भी होगा वो कौन से बिल है, वो कौन सी परिस्थिति है, तो सोचिए। उसकी भी फहरिस्त तैयार कर ली गई और उसके अक्स तले इस देश के भीतर केंद्रीय सत्ता ने क्या कुछ किया है उसको भी जरा परखना शुरू कीजिएगा। टेक्स्ट बुक में जो बदलाव किए गए वह दोबारा पुरानी परिस्थिति में कर्नाटक सरकार लेकर आएगी। इस दौर में दिल्ली से जो एनसीईआरटी में बदलाव किए गए और एक के बाद एक परिवर्तन होते होते अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर की पढ़ाई में बाबा साहब अंबेडकर का चैप्टर भी गायब करने की स्थिति का निर्णय लिए जाने की दिशा में सत्ता बढ़ चुकी है। यह मैसेज क्या है? मैसेज है कि अभी तक जो काम कर्नाटक में 3.5 बरस में बीजेपी की सत्ता ने किया और केंद्र में जो बीते 9 बरस में हुआ है, क्या कोई भी सत्ता अगर बदलाव की दिशा में होती है तो इस आधार पे भी अब होने लगेगी। और कर्नाटक ये मैसेज दे रहा है कि इनके द्वारा लिए गए सारे निर्णय राज्य के खिलाफ हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, हिजाब को लेकर बकायदा डॉक्यूमेंटेशन राज्य सरकार का है कि 18,000 बच्चों ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। तो क्या उन्हें पढ़ाई और मुख्यधारा में लाने के लिए हिजाब, जिसे कानून के तौर पर कर्नाटक में लागू किया गया, अब कांग्रेस की सत्ता दोबारा से पुरानी परिस्थिति में हिजाब को लेकर आएगी, यानी जो रोक लगी थी उसको खत्म कर देगी। और उस पर जब सवाल पूछा गया यह तो कानून, तो कहा गया कानून तो ठीक है, लेकिन जनता ने जब किसी सरकार को चुना है तो उस सरकार का मतलब क्या है और एमएलएस का मतलब क्या होता है, यह जरा समझना होगा। फैसला करना है तो अदालत अपने तौर पर करे, लेकिन कानून तो हम भी बनाएंगे। यह पहला बड़ा मैसेज था। उसके बाद था कि न्यायपालिका चाहे कानून को बदल दे, लेकिन एमएलए को फिर अपना काम करते हुए चीजों को तय करना होगा। अदालतें बाद में तय करना है करे, जिस रूप में करना है तय करे। और इस दायरे के भीतर में एंटी कन्वर्शन लॉ यानी धर्मांतरण विरोधी कानून जो मई 2022 में लागू किया गया, उसको भी पलटने की बात हो गई। जो एंटी कॉ स्लॉटर लॉ 2020 का था, जो गो हत्या विरोधी कानून था, उसको भी पलटने का जिक्र कर्नाटक के भीतर हो गया। ध्यान दीजिए, गौ हत्या और धर्मांतरण दोनों कहीं ना कहीं मोदी सत्ता से भी जुड़े हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सत्ता से भी जुड़े हैं। इन परिस्थिति के भीतर जो राष्ट्रीय सवाल है उसका एक नायाब प्रयोग अगर कांग्रेस सत्ता में आकर कर्नाटक में कर रही है और अगर वो धीरे धीरे उसका असर वहां पर नजर आने लगता है और जनता के भीतर सवाल होता है कि आपने ये सारी चीजें बीजेपी काल से पूछे वो कि आपने क्यों किया, तब एक सवाल और होगा। तब तो ये राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा जाएगा और इसको प्रभावित होने में कम से कम माना जाता है कि 1 बरस का वक्त लगता है। तो क्यों नहीं केंद्र के चुनाव इन मुद्दों को इससे पहले उफान पर आए, पहले चुनाव करा दें, यह भी सवाल हो सकता है। और बीजेपी के कार्यकाल में जो भी परियोजनाएं थीं उसको पैसा देना बंद कर दिया गया। यह निर्णय कर्नाटक की सरकार ने लिया, यानी जो लगातार पेमेंट जा रहा था उस पर हॉल्ट हो गया और बीजेपी सैंक्शन जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसको रोक दिया गया। इसका मैसेज क्या है? मैसेज यह है कि राजनीतिक तौर पर निर्णय, चाहे वो परियोजनाओं के हों या किसी कानून को लेकर हों, यह कर्नाटक में एक राजनीतिक प्रयोग हुआ। तो इस देश के भीतर में क्या हुआ? क्या मोदी सत्ता ने भी राजनीतिक प्रयोग के तहत इस देश में तमाम नीतियों का ऐलान किया, तमाम योजनाओं का ऐलान किया? और आज भी वंदे भारत को जब वो हरी झंडी हालांकि वर्चुअली दिखला रहे थे, जो देहरादून से चलेगी और दिल्ली आएगी, तो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर होते होते बात तो पार्लियामेंट के उद्घाटन तक जाकर पहुंच गई, जहां संविधान छोटा लगने लगा क्योंकि राष्ट्रपति का न निमंत्रण दिया गया, न राष्ट्रपति से उद्घाटन करने की जरूरत समझी गई। तो क्या एक ऐसी परिस्थिति में यह देश आकर खड़ा हो गया जहां टकराव बड़ा तीक्ष्ण हो चला है, बड़ा तीखा हो चला है? और टकराव की यह परिस्थिति बीजेपी की धड़कनों को बढ़ा रही है या सत्ता की धड़कनों को तेज कर रही है?
कि राजनीतिक तौर पर जो परसेप्शन बना था, वो परसेप्शन अगर इन 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में टूट गया अगर, तो क्या होगा। तो परसेप्शन के आधार पर जब सब कुछ हमारे पास और परसेप्शन बना रहे थे और हम उस हिसाब से चल रहे थे, तब हमें जब हार मिल जाए तो इन 3 राज्यों की परिस्थिति में तो वह तमाम राजनीतिक प्रयोग होने हैं जो दक्षिण भारत में नहीं हो पाए। वह चाहे अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र हो, चाहे हिंदुत्व का बोलबाला हो, चाहे धर्मांतरण का जिक्र हो, चाहे इस देश में एनआरसी का जिक्र कर लें, यह तीनों राज्य हिंदी बेल्ट के आते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस हिंदी बेल्ट की राजनीति में अगर मात खा गए तो इस देश के भीतर क्या बचेगा। क्योंकि आंकड़े बहुत साफ बताते हैं कि कांग्रेस को मात बीजेपी ने दी, तभी वो सत्ता में है। क्योंकि 128 सीटों पर जहां बीजेपी और कांग्रेस टकराती है, वहां पर 128 में से 120 सीट बीजेपी जीतती है, कांग्रेस सिर्फ 4 सीट जीतती है। लेकिन जहां गठबंधन की राजनीति आती है, वहां पर जो परसेंटेज है वो 50-50% के लगभग है। यानी जहां पर कांग्रेस भी हो और दूसरे छत्रप भी हो और वहां पर बीजेपी लड़े, तो वहां पर बीजेपी के हिस्से में 50-55% सीट आती है। यानी मुकाबला बराबरी का लगने लगता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के साथ खड़ी होती है तो एक झटके में बीजेपी जीत जाती है। और अगर कांग्रेस को लेकर परसेप्शन कर्नाटक ने कुछ बदला है और इन 3 राज्यों के परिणामों ने अगर वाकई बदल दिया, तो फिर तो हाथ खाली है, फिर तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और खास तौर से बीजेपी के वह छत्रप जो अपने आप को हाशिए पर खड़ा महसूस कर रहे हैं, उनके भीतर भी कुछ सवाल होंगे कि उन्हें अभी तक जिस रूप में हांका गया, क्या वह कुछ तय करने की दिशा में जा सकते हैं। ये सारे सवाल मथ रहे हैं कि 2024 से पहले की दिशा में कहीं इन राज्यों के साथ और एक साथ, जो एक छोटा राज्य है, एक तेलंगाना और बाकी ये 3 राज्य हैं, सभी के साथ कहीं लोकसभा चुनाव की दिशा में कदम सरकार की धड़कनें बढ़ाने की दिशा में तो नहीं जा रही हैं। इस सवाल पे इसलिए गौर कीजिए क्योंकि जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है उसमें बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्यसभा के भीतर अध्यादेश चला जाता है और खुदा ना खास्ता स्थिति ऐसी बनती है जहां पर नवीन पटनायक भी सोचने लगे कि मैसेज बुरा जाएगा, जगन रेड्डी भी सोचने लगे मुद्दा, अब तो इलेक्शन नज़दीक आ गए 2024 के, इशू गलत जाएंगे, उनके खिलाफ जाएंगे कि किसी राज्य को जीती हुई सरकार के खिलाफ कोई अध्यादेश लाकर उनके अधिकारों को छीन रहा है और नवीन पटनायक और जगन रेड्डी सरकार यानी मोदी सत्ता के साथ है और अपने राज्य में कल उन्हें परेशानी हो जाएगी, तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए जहां पर राज्यसभा में भी एक झटके में बीजेपी सिर्फ अपने 93 सांसदों के साथ खड़ी नजर आए, या छिटपुट अगर जोड़ लीजिए तो वह 97 तक पहुंचे, लेकिन बाकी बड़ा हिस्सा अगर उनके साथ खड़ा ना हुआ तो क्या होगा। तो क्यों नहीं, अगर इलेक्शन के प्रोसेस में चले जाते हैं तो अध्यादेश को राज्यसभा में आने का वक्त नहीं मिलेगा। क्यों नहीं ऐसी परिस्थिति में यह राष्ट्रपति का मुद्दा भी उस रूप में तूल नहीं पकड़ेगा जो नए संसद भवन का जिक्र हो रहा है। और कर्नाटक के भीतर जो राजनीतिक तौर पर नई परिस्थिति नजर आ रही है उसका असर भी तब तक उभर कर नहीं आएगा। क्या इन परिस्थिति में इस देश के भीतर की सत्ता की धड़कनें आपको सुनाई दे रही है? अगर नहीं सुनाई दे रही है तो आखिर के 4 सवाल। पहला सवाल, आरएसएस पर बैन का जिक्र अगर कर्नाटक की सरकार कर रही है तो यह बीजेपी को लग सकता है कि उसके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के भीतर भी मोदी की सत्ता को लेकर सवाल है। और यह बार बार जिक्र किया जाता था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आरएसएस को बैन कर देगी, तो एक साथ एक मुश्त तरीके से समूची आरएसएस बीजेपी या मोदी सत्ता के लिए सक्रिय हो जाए। पहला सवाल यह है जहां पर धड़कनें बढ़ी हैं कि कुछ हो। तो यह पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट बीजेपी के लिए है, मोदी सत्ता के लिए है। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो है, इस देश के भीतर में तमाम राज्यों को जब आप परखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में आएगा गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम। इसके अलावे आप नजर उठा नहीं पाएंगे कि कहां पर बीजेपी की सरकार है। आप कहेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। लेकिन एक परिस्थिति में इस देश के भीतर में जब आप वोटरों के परसेंटेज को क्रिएट करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 35% हिस्सा बीजेपी के साथ, बाकी 65% हिस्सा खुले तौर पर सीटों की जीत के साथ विपक्ष के हाथ। इसका मैसेज
क्या ये राजनीतिक तौर पर आखिरी लड़ाई लड़ने की दिशा में किसी भी दांव को चलने के लिए पहली बार बीजेपी की सत्ता सोचने लगी है? दूसरी बात, चुनाव 2014 का हो या 2019 का हो, यह चेहरे के आश्रय चुनाव लड़ा गया और चेहरा इतना बड़ा हो गया कि अब उस चेहरे को खारिज करने की स्थिति में इससे पहले कोई आए वो चेहरा खुद निर्णय ले ले। तो क्या ये 2024 से पहले 2023 की स्थिति? तीसरी परिस्थिति, जो भी नियम कायदे योजना परियोजना जो भी लागू की गई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीजों को प्रभावित कर रही है, उसका आकलन और उसके एनालिसिस की स्थिति संयोग से हर चुनावी हार के बाद बड़ी होती जा रही है। तो अब कोई भी चुनाव नहीं कराना है, चुनाव कराना है तो साथ में 2024 की जगह 2023 में लोकसभा चुनाव के साथ कराना है। संयोग से ये सारे सुझाव के तौर पर चीजों को दिए जा रहे हैं। और आखिरी जो महत्वपूर्ण स्थिति है उसमें 2000 रुपए का बंद होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था की डामाडोल परिस्थितियों के जिक्र होने का मसौदा बड़ा हो चला है कि दरअसल इसके बाद स्थिति संभलेगी नहीं और स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि हमारा एक्सपोर्ट भी कम और इंपोर्ट कर पाने की स्थिति में दुनिया मंदी की दिशा में जा रही है। और यही वो आखिरी सवाल है कि अगर अमेरिका मंदी का शिकार हो गया और यूरोप के भीतर असर पड़ा तो मंदी के दायरे में भारत भी आ जाएगा और वो बरस और साल दिसंबर 2023 ही होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अर्थव्यवस्था भारत की टूटे, उस पर प्रभाव पड़े, उसका असर पड़े, उससे पहले क्यों नहीं इस देश के तमाम राज्यों के चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की दिशा में भी कदम बढ़ा लिया जाए। यह भी सत्ता के सामने एक सुझाव है। लेकिन जो सवाल है, सत्ता की धड़कनें संयोग से लाल दीवारों में बढ़ चुकी है, वह ऑस्ट्रेलिया के उस चकाचौंध से हटकर है और नए संसद भवन की उस लाल कारपेट से हटकर है। इन लाल दीवारों के भीतर माथे पर शिकन रेंग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।